अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में दफातर में महफूज होंगे और ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत गुजर रही होगी। नाज़रीन, ज़िंदगी में जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप अगर छोटी सी अचीवमेंट की बात करें तो आपका किसी क्लास में पास हो जाना, अच्छी नौकरी मिलना, कारोबार में आपको मुनाफा ज़्यादा हो जाना, आपकी गाड़ी तब्दील हो जाना, आपके घर में किसी बच्चे की विलादत हो जाना, आपके घर में शादी हो जाना या कोई भी खुशी जिसका ताल्लुक आपके रूह से, आपके एहसासात से जुड़ा हुआ हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और आपको ये दुनिया, चाहे जो भी मामलात बाहर चल रहे हों, तो आपको हर चीज़ सुबह शाम दोपहर हर चीज़ ग्रीन और बहुत खूबसूरत लगती है। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं अचीवमेंट की और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जब बच्चे कुछ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वो एज होती है जहाँ से हम ये तयन कर सकते हैं कि जो तालिब इल्म है या छोटा बच्चा है वो आगे किस तरह से अपनी ज़िंदगी के माइलस्टोन्स को अचीव करता हुआ अपनी मंजिल का तयन करेगा। और जब कौमी सतह पर बच्चे कुछ करते हैं तो बहुत दिल खुश होता है। और इस खुशी का एहसास इसलिए भी हम इसको कहते हैं कि जी ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि कौम के लिए, और फिर कौम के लिए जब होता है तो फिर दुनिया भर में उसका नाम होता है। माजी में भी हमने देखा कि हमारे बहुत सारे जो छोटे तालिब इल्म हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान का नाम खेलों के हवाले से और तालीम के हवाले से भी रोशन किया। खेलों की बात करते हैं तो खेलों के हवाले से आपको बताएं कि मुख्तलिफ़ खेलों के मैदान से मुख्तलिफ अच्छे नताइज आ रहे हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें या एथलीट की हम बात करें तो उसमें भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला। एक ऐसे ही प्यारा सा छोटा सा हमारा तालिब इल्म है 8th क्लास का हुज़ैफ़ा शाहिद, जिसने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है और हांगकांग ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप में जो है वो जीत के आया है। और अगेंस्ट हांगकांग, जो कि एशिया नंबर 1, उसके अगेंस्ट एक लड़का था वो खेल रहा था, उसको हरा कर वो आए हैं और वो अपने वालिद के हमरा बैठे हैं मिस्टर शाहिद खान। शाहिद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और वेलकम करेंगे आपको शो पे। हुज़ैफ़ा, आपको भी मुबारक हो। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बतौर वालिदैन ये बड़े एजाज़ की बात होती है कि जब औलाद कुछ करे और इस इतनी ज़्यादा सख्त चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम है और हालात भी आपके सामने, और कौमी सतह पर खेलों के मैदान में मार्का मार लेना और एक ट्रॉफ़ी लेकर आना चैम्पियनशिप के तौर पर, कैसी आपकी फीलिंग्स हैं? ज़ाहिर बात है, एज़ अ फ़ादर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है। और ज़ाहिर बात है इसके ऊपर मेहनत तो जो चले वो बंदा करता ही है, स्ट्रगल अपनी जगह है, लेकिन एज़ अ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि अब मैं इसके साथ इसका कोच भी हूँ और ज़ाहिर बात है ट्रेन भी इसको मैंने ही किया है। जब मैं बहुत छोटा सा स्टार्ट किया था इसने, तो उस जर्नी को लेने के बाद एम यही था कि कोई इंटरनेशनल अचीवमेंट, पाकिस्तान का नाम रोशन करे हमारा बच्चा। और हमारे लिए तो खुशी की बात है, हमारे मुल्क के लिए बहुत खुशी की बात है कि हुज़ैफ़ा ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम बनाया। एंड मैं यही कहूँगा कि कि आगे इसके अभी, क्योंकि ये जर्नी जैसे स्टार्ट हुई है अभी, और इसने अभी आगे भी बहुत बड़े गोल अचीव करने हैं इंशाल्लाह। और अभी ये बहुत लंबी जर्नी है इसकी, क्योंकि अभी जस्ट 13 इयर्स का है। ऑब्वियसली अभी तो लाइक पाकिस्तान के लिए इसने और भी टाइटल लेने इंशाल्लाह। बिल्कुल और इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे जहांगीर खान लेजेंड और जानशेर खान लेजेंड हमारे मुल्क का नाम स्क्वैश की दुनिया में नाम बनाया, इसी तरह हुज़ैफ़ा भी एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन इंशाल्लाह, करेगा। व्हाई नॉट सर। हुज़ैफ़ा, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले मुझे बताएं कि बचपन से आपको शौक़ था और वालिद ने, आपके फ़ादर ने आपको सपोर्ट किया, और इससे ज़्यादा सपोर्ट तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकती जो वालिदैन की सपोर्ट होती है। तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं और कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मुझे तो ऑब्वियसली मतलब शौक था मुझे बचपन से, क्योंकि जो हमारे जो लेजेंड्स थे जहांगीर एंड जानशेर, मैं उन्हीं की तरह पाकिस्तान में वो टाइम दोबारा आना चाहता हूँ, क्योंकि अब पाकिस्तान में वो टाइम नहीं रहा जो पहले एक था कि 10 टाइम ब्रिटिश चैम्पियंस, 6 टाइम वर्ल्ड ओपन चैम्पियंस। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के टाइम वो वापस लाऊँ मैं। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अभी से आप सोच देखें। अच्छा हुज़ैफ़ा, मुझे ये बताएं कि कितना चैलेंजिंग था आपके लिए एक तो बाहर जाकर खेलना और वहाँ पर जाकर उन्हीं के होम ग्राउंड में उन्हीं के एशियन चैम्पियन को हराना, तो कितना चैलेंजिंग था, कितना स्ट्रगलिंग था आपके लिए, और कैसे इस मार्के को आपने अचीव कर लिया बड़ी आसानी से?
स्ट्रगल्स तो था ऑब्वियसली, क्योंकि जब कोई प्लेयर डिसाइड करता है कि मैंने ये इवेंट्स खेलने हैं तो उसके पीछे ऑब्वियसली उसके लिए 3 महीने की जो प्रैक्टिस होता है, जो प्रैक्टिस सेशन होता है वो बहुत टाइट होता है एंड बहुत टफ था मेरे लिए वो। एंड मैंने इस मैच से पहले 3 महीने की ट्रेनिंग की थी, बहुत टफ ट्रेनिंग, टाइट ट्रेनिंग थी। एंड देन जब मैं अपने मैदान में उतरा तो मैंने अचीव किया अपने जो हांगकॉन्ग की चैम्पियनशिप है, और मैंने वहाँ के एशियन नंबर 1 को उसी के होम ग्राउंड में हराया मैंने। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने पाकिस्तान में अगर हम बात करें, आप कराची में आप मौजूद हैं, तो आपका क्या रूटीन होता है, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर स्कूल भी आप जाते हैं, आपने बताया कि आप 8th क्लास में हैं, तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं इतना सब कुछ? क्योंकि मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज ट्रेनिंग एंड स्कूल दोनों मेरे साथ है अब। तो सुबह सुबह उठना पड़ता है मुझे स्कूल के लिए, अराउंड अबाउट 6 o'clock। स्कूल से आने के बाद मेरी 2 बार छुट्टी है, स्कूल से आने के बाद फिर घर आता हूँ मैं, फिर 4 बजे आता हूँ मैं खेलने के लिए। फिर 4 बजे से फिर मैं 7 बजे तक कंटिन्यूसली खेल रहा होता हूँ वहाँ पे मैं, क्योंकि एक प्लेयर को कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे तक खेलना पड़ता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस होते हैं एंड सेल्फ प्रैक्टिस, फिटनेस ट्रेनिंग अलग, जिसमें कोर ट्रेनिंग, डिफरेंट एजिलिटीज़ की एक्सरसाइज होती है वो करनी पड़ती है ताकि वो अपनी फिटनेस इंप्रूव कर सकें। एंड फिर जब घर आता है खाना खा के बंदा फिर प्लेयर सो जाता है फिर। अच्छा डाइट वगैरह क्या लेते हो, किस तरह से तुम्हारा डाइट का रूटीन है, क्या खाते हो? डाइट में ये है कि वो चीज़ ज़्यादा खाऊँ जिसमें आपको इंस्टेंट प्रोटीन मिल सके। जैसे कि जैसे आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग में आप घर पे नहीं है तो आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप डेट्स ले लें, या कोई से भी, जैसे कुछ बादाम या कोई भी आपको जैसे इंस्टेंट प्रोटीन दे, खजूर डेट्स होगी, तो वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप ले सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आप खेल नहीं पाएंगे। तो बहुत प्यारी बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ज़ैफ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे सारे प्लेयर्स को ये बात सोचना चाहिए, जिस वक्त जो क्रिकेट का हाल है ना, सब वेट बढ़ा लेते हैं। अच्छा शाहिद साहब मुझे ये बताएं, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहूँगा बहुत अच्छी इसकी ट्रेनिंग हुई हुई है और बहुत अच्छी आप इसकी परवरिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिसिएशन हुई है कुछ, और कोई फंडिंग कह लें, कोई सपोर्ट कह लें गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से? नहीं बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक हमें किसी ने ना अप्रोच किया और ना हमसे किसी ने पूछा आर है। यू सीरियस? किसी ने भी नहीं? नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो किसी ने भी कोई नहीं किया। इनफैक्ट नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने तो कुछ कोई मुरासला या कोई अप्रिसिएशन लेटर वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक। वी हम लोग अभी वी डिड नॉट बी इनवाइटेड। अभी तक तो हमारे पास ना तो कोई जवाब आया, ना कोई उनकी तरफ से कोई ऑफ़र आया, लाइक हमें कोई इनविटेशन, किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है इनफैक्ट। बट ये है कि जो भी हुआ है, लाइक हमने जो भी कोशिश की है उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए, सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो हमें नहीं सपोर्ट किया, बट यस बार्ट फाउंडेशन ने हुज़ैफ़ा को बहुत सपोर्ट किया और इनफैक्ट उन्होंने इस टूर्नामेंट को यकीनी बनाया। और मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करता चलूँ कि इसमें हांगकॉन्ग नहीं है, इसमें जापान जूनियर भी है। ओह ग्रेट। और 2 इवेंट एक साथ हुए थे और ये एक राउंड ट्रिप था जिसमें हुज़ैफ़ा ने अचीव किया। जापान जूनियर भी जीता है 35th, और उससे पहले हांगकॉन्ग। तो ये दोनों टूर्नामेंट एक साथ हुज़ैफ़ा ने अचीव किए थे। बट ऑब्वियसली आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट्स नॉट अ ईजी गेम। इसके यहाँ से जाना और फिर उसका अकोमोडेशन, लाइक आप सारी एक्सपेंसेस अगर आप ओवरऑल कवर करें तो ये 1 मिलियन से ऊपर बनते हैं। तो डेफिनेटली वो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, आई वुड टेक हिज नेम, तो बार्ट फाउंडेशन, अगेन एंड अगेन आई सेड कि थैंक यू सो मच बार्ट फाउंडेशन फॉर हेल्पिंग टू हुज़ैफ़ा। और इंशाल्लाह फर्दर आगे फ्यूचर में भी वो आई होप कि वो करेंगे, क्योंकि हुज़ैफ़ा ने अचीव किया है। तो और वो बहुत सारे एथलीट्स को कर रहे हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट सतह पे अभी तक उन्होंने कोई नहीं किया, इवन किसी ने पूछा भी नहीं अभी तक तो कि आपने ये अचीवमेंट ली है तो कोई अप्रिसिएशन एनीथिंग कुछ भी नहीं। मेरे लिए तो एक बड़ा हैरान कुन है कि हमारे बच्चे निकल के जा रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई कांटेक्ट एम्बेसी से भी या कोई सिफारत खाना या कोई इस तरह की कोई चीज़? नहीं बिल्कुल नहीं, हमें किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, बिल्कुल भी रब्ता नहीं किया। ऑनेस्टली अगर किया होता तो मैं ज़रूर उनका बताता भी और कहता भी, और मुझे बड़ी खुशी होती है इनफैक्ट अगर वो लोग हमसे रब्ता करते और हमें इस अचीवमेंट, क्योंकि देखें हम अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट हुज़ैफ़ा, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट कंट्री। तो अगर आप दुनिया से बाहर जाते हैं तो फिर आप फ्लैग लेके वो करते हैं। उनको ये नहीं है कि हुज़ैफ़ा शायद सिर्फ ठीक है एक पर्सनैलिटी है जो कि वो विन कर रही है, बट उसके पीछे वो रिप्रेजेंट पाकिस्तान फ्लैग कर रहा है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी आर बीइंग रिप्रेजेंटिंग ओवर कंट्री।
तो अगर हम कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ हुज़ैफा नहीं, जितने भी कोई भी एथलीट है और दुनिया में कहीं जाता है, आई थिंक दे शुड रिकॉग्नाइज फ्रॉम, are right, you are right. स्पेशली फ्रॉम द कंट्री मिनिस्ट्री और हमारी मुताल्लिका इदारे हैं, हाँ, forums सिंध हैं। गवर्नर, मैंने बल्कि सुना है कि कामरान टसौरी साहब बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं एथलीट्स को। तो मैं आप लोगों के पॉडियम से ये उनको ये मैसेज भी दूंगा कि कामरान टसौरी साहब अगर ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो हुज़ैफा को भी इनवाइट करें अपने उसमें। नहीं, डेफिनेटली definitely ये मैं बहुत और- अच्छा पैगाम है और डेफिनेटली जी। ये इसको लाजमी देखेंगे। जी, जी। मुझे हुज़ैफा ये बताएं कि मैच के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, हमें बताएं कि कैसा रहा मैच और उस वक्त क्या क्या आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा ड्यूरिंग मैच, और लग रहा था कि आप अब जीत जाएंगे, और क्या उस वक्त परेशानियां थी, क्या प्रेशर था आपके ऊपर कि कैसे मैं तमाम इन तर प्रेशर को हैंडल करूँगा? मैच प्रेशर तो नॉर्मल सी बात है, हर प्लेयर को होता है, क्योंकि जब प्लेयर जीतने के लिए खेलता है तो उसको ऑब्वियसली प्रेशर होता है, और अगर डाउन वाला प्लेयर जब आपको पकड़ने की कोशिश करता है तो प्रेशर आता है। लेकिन अगर जिसने ट्रेनिंग सही करी हो तो फिर उसको इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसको पता है कि मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, तो उसको पता है कि मैंने कैसे खेलना है, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। एंड मैं आपको बताता चलूँ कि हांगकॉन्ग में टोटल 700 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करता है, एंड ईच 100 प्लेयर्स, ओके, एंड ईच कैटेगरी से 128 प्लेयर्स खेल रहे थे, ठीक अराउंड है। अबाउट 15 कंट्रीज से। ठीक है। तो उसमें जीतना, और हांगकॉन्ग बहुत बड़ा इवेंट है, हांगकॉन्ग ब्रिटिश जूनियर, हांगकॉन्ग जूनियर ओपन, यूएस जूनियर, ये बहुत प्रेस्टिजियस टाइटल्स है जिसमें अराउंड अबाउट 128 प्लेयर्स खेलते सारे। एंड वो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट था कि मैंने इतना बड़ा टाइटल लिया है, एंड उन्हीं के होम ग्राउंड में हांगकॉन्ग के एशियन चैंपियन को हराया मैंने। कितने मैचेस थे टोटल इसमें? मेरे 6 मैचेस थे। 6 मैचेस थे जितना आपके। ड्रॉ पे डिपेंड करता है, ड्रॉ करना, अगर 32 का ड्रॉ होता है तो उसमें फर्स्ट राउंड देन क्वार्टर, एंड अगर 64 का ड्रॉ होता है देन उसमें फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, एंड अगर 128 का ड्रॉ होता है फिर उसमें 4 राउंड खेलने पड़ते हैं, फिर क्वार्टर, सेमीफाइनल्स, तो मैचेस बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे तो आप आगे निकल रहे थे तो आपको अच्छा लग रहा था और आपको उम्मीद भी लग रही थी कि यार मैं जी। विन कर जाऊंगा। क्लास जब जीता था तो एक वो कॉन्फिडेंस आ रहा था जीतने पे, एंड मैंने कहा अब सेमीफाइनल तक पहुंच गया, अब किसी को छोड़ना नहीं है। ये आपकी सोच थी कि सेमीफाइनल तक पहुंच जाऊं फिर छोड़ना नहीं है। नहीं। और देखिए अल्लाह ताला कैसे इमदाद करता है गैब से। शाहिद साहब आप साथ गए थे इनके? जी मैं बिल्कुल साथ था। मैं इनफैक्ट इसका मेंटोर भी हूँ, और हाँ, आपने बताया। क्योंकि मेंटली सबसे ज़्यादा जो इसमें नर्व्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच प्रेशर, जैसे हुज़ैफा ने डिस्कस किया, ऑब्वियसली मैच प्रेशर बहुत, क्योंकि मैं खुद भी खेलता रहा हूँ तो मुझे पता होता है कि मैच से पहले आपकी, जब आप मैदान में उतरते हैं बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं और डिफरेंट कंट्री से आए होते हैं, हर कोचेज़ और हर बंदा जो है कोशिश करता है कि उनका प्लेयर जीते। बट यस, हमारे एक गोल होता है कि जी मुझे ये मैच विन करना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है पहला मैच, फिर दूसरा मैच, फिर तीसरा मैच, फिर चौथा। और ये जो हांगकॉन्ग की बात आपने की, हांगकॉन्ग जो है ये बड़ा टूर्नामेंट था ये, क्योंकि जितने बड़े इवेंट होते हैं, कुछ 6-7 बड़े टूर्नामेंट हैं जो पूरे साल में होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। जितने ज़्यादा प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे उतने नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा खेलने पड़ते हैं। तो हुज़ैफा एक दिन में 2-2 मैचेस खेलता था, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो उसके बीच में डाइट को मैनेज करना, कितनी देर के बाद मैच है उसको कैसे मैनेज करना, और वो क्या डाइट लेनी है, ज़्यादा हैवी तो नहीं खाना क्योंकि अगला मैच है, और मैच इंटेंसिटी स्क्वॉश में बहुत ज़्यादा होती है, तो हाई रिफ्लेक्सेस गेम है, तो आपको डाइट को बहुत लाइट रखना पड़ता है। जब आपका मैच ख़त्म हो जाता है फिर आप अपना नॉर्मल डाइट पे चले जाते हैं, बट इन बिटवीन आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ता है उस चीज़ को। और नर्व्स पे तो 100% आपको वो तो कंट्रोल करना कंट्रोल पड़ता है, करना क्योंकि पड़ता आप है। जानते हैं कि मेरा सामने वाला जो ओपोनेंट है वो कितना स्ट्रांग है, और उसके अगेंस्ट जो स्ट्रैटेजी आपने कैसे बनानी है, क्या तो बात इसके है। पहले पूरी वर्किंग होती है इसके ऊपर कि वो कौन सा प्लेयर है, मुझे तो कहाँ आप स्ट्रेटजिस्ट लग रहे हैं और आपने बेहतर स्ट्रेटजीज बनाकर अपने बेटे को दिया, तो क्या बात है। माइंड को नॉर्मलाइज रखने के लिए फिर उसको बताना पड़ता है कि तुम जीत सकते हो, इसको यकीन दिलाना पड़ता है उस चीज़ का, क्योंकि सीधे मोटिवेशन ना Exactly. ये अगर आप मोटिवेट Yes. ही नहीं करेंगे और जी। पहले ही डर जाएंगे और जी। आप कहेंगे कि जी नहीं हो सकता, जी। मैदान छोड़ दिया, हिम्मत हार दी, तो आप क्योंकि नहीं कर मसल सकते। फटीग भी बहुत हो जाता है, फिर मसल को रिकवर कैसे करना है, उसको काम नॉर्मल कैसे रखना है, काम कूल डाउन करने के लिए उसको कौन सी एक्सरसाइजेस करानी पड़ती है, वो कोच एक फिजियो ही करवा सकता है, बट सब कुछ मैं ही था इसका जो भी था। आपने बताया और तो मुझे मैं लगता सारी है कि चीज़ों को यही आपके लेके एफर्ट्स हैं बतौर जी, फादर, जी, जी, बतौर जी। कोच, बतौर ट्रेनर, जो प्रोडक्ट सामने निकल एज अ कर आई कोच है। और फिर एज अ फादर, तो आप इमोशंस को जज कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइक आप कोच तो हैं, ऐसा नहीं कि कोच नहीं करते, डेफिनेटली कोच भी बहुत इंगेज होते हैं, बहुत, क्योंकि कोच का क्रेडिट प्लेयर का कोच पे ही जाता है, तो जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर अगर बाप हो तो फिर आपको पता है कि उसके इमोशन 10 टाइम डबल हो जाते हैं हाँ, ऐसा ही कि है। वो अचीवमेंट हमारा बच्चा ही ले। तो यस, हुज़ैफा के इस जर्नी में ऑब्वियसली चीज़ें बहुत
आसान नहीं होती, मुश्किल होती हैं, बट यस वो आसान जब आपका एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि हुज़ैफ़ा भी यंग एज में और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है अपनी उम्र के हिसाब से हुज़ैफ़ा को कैसे टैकल करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से लेके रिलेटेड। नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके हाँ। से आप इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल है, कितने टाइटल्स ये अपने नाम कर चुके हैं अब तक में? मैं टेबल पे मुख्तलिफ मेडल्स देख रहा हूँ, ट्रॉफी रखी हुई है। जी ये जो ट्रॉफ़ी है ये तो अभी रिसेंट हांगकांग वाली है, और इसमें जो अप्रैल में हुज़ैफ़ा ने ऑस्ट्रेलियन जूनियर जीता था मेलबर्न में, उसकी मेडल है। उसके अलावा उससे पहले 2023 में हुज़ैफ़ा ने मलेशिया में एक टूर्नामेंट जीता था सरावाक में, वो उसकी एक मेडल है, वो भी इंटरनेशनल इवेंट था। उसके बाद अभी रिसेंटली जापान की जो मेडल है यहाँ पर वो भी है, और बीच में एक एशियन जूनियर हुआ था, उसमें हुज़ैफ़ा रनर अप रहा था। अनफॉर्चुनेटली हुज़ैफ़ा हार गया था, बट ही गॉट सिल्वर मेडल। बट he's trying his best. I'm trying my best for representing my country. क्या बात है। इंशाल्लाह मेरा ये गोल है। आई वुड जस्ट एड ऑन के जो इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें आई वुड लाइक टू थैंक टू पाकिस्तान नेवी। उन्होंने पाकिस्तान हुज़ैफ़ा को इस टूर्नामेंट के लिए एनरोल किया था। ठीक है। और विद द कोच। शाहिद साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक जनाब, और हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, और एक नाम जो है वो कर आए हैं, चैम्पियन स्कॉश चैम्पियनशिप के हवाले से हम बात कर रहे थे। शाहिद साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे इनकी ट्रेनिंग का, इनकी रूटीन का। हमें ये भी बताइएगा, फिर हमें ये बताएं कि ये किस वक्त आप लोग पहुँचे थे, कितने दिन का आपका ये ट्रिप था, और कितना वक्त आप लोग का हांगकांग में रहा, और मैचेस सारे एक ही वेन्यू पे थे? जी बिल्कुल। हमारे जो टूर्नामेंट था वो डिफरेंट वेन्यूज़ पे था, क्योंकि बड़ा इवेंट है तो 3 वेन्यू में 2 वेन्यू में डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो हुज़ैफ़ा के जो शुरू के 3 मैचेस थे वो कॉर्नवॉल स्ट्रीट में थे, और वो जो बाकी जो सेमीफाइनल से फाइनल जो 2 मैचेस थे वो हांगकांग स्कॉच सेंटर में थे। जहाँ तक आपने बात की कि कितने दिन था, तो ये हमारा टोटल राउंड ट्रिप तकरीबन 20 डेज़ का था ऑलमोस्ट, और हम लोग तकरीबन 20-21 दिन रहे, और 11 से 12 दिन जो थे वो हमारे हांगकांग में थे, और इसी तरह फिर 11-12 दिन तकरीबन 10-11 दिन हमारे जापान में रहे। तो ये 21-22 दिन प्रॉबली रहे थे हम लोग। तो 27 को हम गए थे, और 15-16 अगस्त को हम वापस आए थे। तो उसके बीच में ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैनेज करना, क्योंकि जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेजेस का बड़ा इशू होता है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। हाँ, तो वहाँ जो ट्रैवलिंग बोली नहीं चाहती नहीं बोली जाती, बोलते ही नहीं है वो लोग, बिल्कुल लोकल लोग तो बिल्कुल आप भी लोग नहीं। कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे फिर? ट्रांसलेटर हमने गूगल ट्रांसलेटर पे बात करके टैक्सी वालों से, या क्या जितने बात भी है। ट्रैवलिंग करते वक्त हम ट्रेन वगैरह में जो बुकिंग वगैरह टिकट करते थे, तो हम गूगल ट्रांसलेट पे आप लैंग्वेज लिख रहे जी जी थे? जी हम लोग उनको पसंद ही नहीं होता बात करने वो English लोग में। अच्छा। जी 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 इनफैक्ट मैं यूरोप में भी मैंने ट्रेवल किया, वहाँ पर आप डिफरेंट सिवाय इंग्लैंड अमेरिका और कनाडा के अलावा आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते लोग, जिनकी लैंग्वेज नहीं है, वो लोग नहीं पसंद करते हैं इंग्लिश में बात करना। जो नॉर्मल लोग हैं, जो पब्लिक डीलिंग वाले लोग हैं, वो कर लेते हैं एयरपोर्ट और स्टेशन के ऊपर, अदरवाइज वो नहीं करते। ब्रेक से पहले मैं एक डिस्कस कर रहा था आपसे, वो एक मैं आई वुड कंटिन्यू कि हुज़ैफ़ा के जो पास्ट में जो स्पॉन्सर थे, वो इससे पहले पाकिस्तान नेवी ने हुज़ैफ़ा को जो भेजा था वो स्पेशली ऑस्ट्रेलियन जूनियर के लिए। तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी हुज़ैफ़ा को हमेशा प्रमोट किया और सपोर्ट किया। अब हुज़ैफ़ा का कॉन्ट्रैक्ट अभी फ़िलहाल रिन्यू नहीं हुआ है, आई होप देखें आगे हो जाता है। और इसके साथ जो कोच इंडक्ट थे वो नवीद आलम रहे हैं, उन्होंने हुज़ैफ़ा को काफ़ी सपोर्ट किया एंड इसको ट्रेन भी करते रहे हैं, और हुज़ैफ़ा के साथ उस टूर पे रहे थे जो कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हुआ, तो उसमें मैं नहीं था साथ। और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के सेक्रेटरी आमिर नवाज सर, और एक एकेडमी डायरेक्टर हैं ग्रुप कैप्टन इरफान असगर साहब। मैं स्पेशली उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इरफान असगर साहब हुज़ैफ़ा को बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं उनका नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि वो अभी भी मेरे साथ राब्ते में रहते हैं और हमेशा हुज़ैफ़ा को सपोर्ट करते हैं। हर दफ़ा उन्होंने हुज़ैफ़ा को सपोर्ट किया। ब्रिटिश जूनियर में भी जब हुज़ैफ़ा पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करके गया था, तब भी उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया था। हुज़ैफ़ा वहाँ कैंप में भी रहा है, तो उन्होंने हुज़ैफ़ा को बहुत सपोर्ट किया। एंड थैंक यू सो मच इरफान असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे सुन रहे हैं
तो आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा हुज़ैफ़ा को, इंशाल्लाह हुज़ैफ़ा भी पाकिस्तान का नाम आगे भी रोशन करता रहेगा। ऐसा ही है क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता और जब कौमी सतह की बात आती है तो हर आदमी ने, हर इंडिविजुअल ने एज अ टीम, एज अ इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, हमारे मुस्तकबिल के जो मेहमान हैं इनको सपोर्ट करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। प्रोग्राम में बस मैं आप लोगों से एक शॉर्ट नोट स्टेटमेंट लूँगा रिगार्डिंग योर मैसेज क्या है। हुज़ैफ़ा मुझे बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया को, लोगों को, अपने फेलोज़ को, या जो भी आपके दिल और दिमाग में कि इस प्लेटफॉर्म पे आज ये बात मैं करना चाहता हूँ। मैं उनको तो यही बोलना चाहूँगा कि जब मैं ये जैसे जैसे बोला कि ये जो हम सबको जैसे स्पोर्ट्स देखते हैं कि वो सबको बैलेंस तरीके से लेके चले ताकि हर प्लेयर निखर सके और हर प्लेयर का टैलेंट सामने आ सके। एंड जो दूसरे स्पोर्ट्स खेलते हैं, ज़रूरी नहीं स्क्वॉश हो, चाहे वो जो भी टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट जो भी है, बस अपना 100% दें एंड पाकिस्तान का बस नाम रोशन करें। वो हमारे लिए खुशी की बात होती है। ठीक है, अच्छा ये बता दें, आपने शुरू में बताया था कि आप जहांगीर खान का जिक्र करें, तो आपकी अचीवमेंट में ये चीज़ हम फिर इंक्लूड कर लें? जी जी ज़रूर। क्या बात है शाहिद साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये जैसे हुज़ैफ़ा ने जिक्र किया कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स को ही ना ले लें। क्रिकेट हमारा बिल्कुल बहुत फेमिलियर गेम है और फ़ैन फॉलोइंग बहुत है इसकी क्रिकेट की। लेकिन मैं चाहूँगा कि दीगर स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट मिलनी चाहिए और क्योंकि देखें मेहनत सब में इक्वली है। वो टीम गेम है और ये इंडिविजुअल गेम है। स्क्वॉश इज इंडिविजुअल गेम, तो इसमें भी मेहनत एक प्लेयर की, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। ये अचीवमेंट सिर्फ हुज़ैफ़ा की नहीं है, देयर इज़ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन, सो मेनी पीपल अराउंड। तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, हर लोग हुज़ैफ़ा को सपोर्ट करते हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हुज़ैफ़ा के लिए इस जर्नी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और मेरा इंस्पिरेशन जो था वो मेरे चाचू थे, वो सही फॉर्मर इंटरनेशनल स्क्वॉश प्लेयर थे और हुज़ैफ़ा ने मुझसे इंस्पायर होकर स्क्वॉश शुरू तो किया। यानी कि ये ब्लड से खानदान से चलता हुआ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुज़ैफ़ा बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब आपका बेहद शुक्रिया। हम दुआ गो हैं, बल्कि हम चैनल 5 की तरफ से भी आपको मुबारकबाद देते Thank you हैं so और आपके लिए दुआ करते हैं कि इसी तरीके से आप अपने माइलस्टोन्स को अचीव करें और कामयाबियां समेटें, अपने मुल्क का, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बस गामिन से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो भी हमारे तालिब इल्म है, ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बच्चों को एक अप्रिसिएशन लेटर लिख दें, ताकि ये बच्चा खुद कह रहा है कि मुझे सिर्फ एक अप्रिसिएशन लेटर दे दें या कुछ भी, जिस तरह से आप उनको सराहना चाहते हैं आप सराहें। हम प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करेंगे ताकि बच्चों को एक मोराल मिले, एक मोटिवेशन मिले और आगे बढ़ के अपने वतन का नाम रोशन करें। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और अब बात करते हैं हम कल्चर की, सकाफ़त की, हेरिटेज की। हम इंक्लूजन की बात करेंगे, हम हेरिटेज की बात करेंगे कि किसी भी कौम को जानना हो, पहचानना हो तो लोग उसके कल्चर से उसको पहचानते हैं। कौमियत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर हम क्या काम कर रहे हैं, सूबे क्या काम कर रहे हैं और पाकिस्तान ने कल्चर के हवाले से कितनी हद तक, किस तरह से क्या क्या अचीव किया है और क्या कुछ अचीव करना बाकी है। इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट को हमने बुलाया है। माहिर तालीम भी है और इंक्लूजन डाइवर्सिटी पर इनका काफ़ी तजर्बा है और ये चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर हैं ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में। हम ईशा अलवी को वेलकम करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो टुडे। लाइकवाइज मैम, ये बताएं कि सकाफती त्यौहार, फेस्टिवल्स हमारे मुल्क और कौम में कितनी अहमियत रखते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम कल्चर की बात करें, हम डाइवर्सिटी की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है और हमने अभी क्या काम करना है इसमें? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आपने मेरे से पूछा है। पहले तो देखते हैं कि कल्चर है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कल्चर को कहते हैं डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। एक रिसर्चर ने जब रिसर्च की इस पे तो कहते हैं ओवर 160 डेफिनेशंस हैं कल्चर की, लेकिन जनरली समझने के लिए जो हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं और एक लेंस जिससे हम दुनिया को देखते हैं, वो कल्चर है। अब बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनको कल्चर डेवलप करने पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड to have such a diverse culture and Pakistan inherited history
7,000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो पाकिस्तान में कल्चर और कल्चरल डाइवर्सिटी की कोई कमी नहीं है और ना ही कल्चर की हिस्ट्री की कोई कमी है। तो ना सिर्फ बहुत सारे मुल्क होते हैं जिनमें एक कोई एथनिसिटी होती है, कोई एक कल्चर होता है जिसके ज़रिए वो पहचाने जाते हैं, बट पाकिस्तान की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मल्टीपल कल्चर्स हैं, ठीक है, और वो सब पाकिस्तान की पहचान में कंट्रीब्यूट करते हैं। काम कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत करना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा ना सिर्फ लोगों को है बल्कि मुल्क को है। एक मुल्क की पहचान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की ज़बानों को देखें, आप म्यूज़िक को देखें, खानों को देखें, कपड़ों को देखें, त्योहारों को देखें, हर चीज़ में आपको एक ये पहचान नज़र आती है, एक डाइवर्सिटी नज़र आती है। सो ये है हमारा कल्चर। अच्छा ईशा, हम देख रहे हैं जैसे लोगों को अब अवेयरनेस हो रही है, पहले शायद लोगों को नहीं इसकी कल्चर की अहमियत का अंदाज़ा था, अब ओनरशिप बहुत बढ़ गई है। और मुझे ख़ास तौर पे ऑफ कोर्स जो देही इलाके हैं वहाँ पे तो एक है, वो तो उनका कहते हैं ना कि उठना बैठना ही कल्चर के साथ उनका लगा हुआ है। जो शहरी इलाके हैं, हम अगर शहरों की, बड़े शहरों की बात करें, यहाँ ओनरशिप बढ़ गई है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फूड फेस्टिवल्स हो रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तानी खानों की बात हो रही है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बात हो रही है, और जो पहनना कपड़े हैं, अगर मैं सिंध की बात करूँ तो अजरक आपको नज़र आ जाएगा, अगर हम पंजाब की बात करें तो वो दूसरे किस्म के कपड़े आपको नज़र आ जाएंगे। बलोची कल्चर अलग है, केपी अलग है, कश्मीर हमारा अलग है। तो अब यही हमें कहीं ना कहीं कमर्शियल में नज़र आ रहा है, लोगों ने इसको कमर्शियल में इंटेक करना शुरू कर दिया है, एजुकेशन में इंटेक इसका आ गया है। तो आप क्या समझती हैं कि अब जो वेव है, ये जो न्यू जनरेशन है, ये इसको कैसे आगे लेके जा रही है? ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अच्छा, इम्पोर्टेंस और रियलाइजेशन इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि कल्चर की बहुत अहमियत है जब आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात करते हैं। और आजकल की जनरेशन जिसको हम जेन जी कहते हैं, आई थिंक उनको ये रियलाइजेशन हो गई है, उससे पहले वाली भी जनरेशन्स को, कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत ज़रूरी है, कि आप किसी ग्रुप से, किसी कल्चर से आपके अंदर ये फीलिंग हो कि हमारा ताल्लुक़ है इनसे। वो ताल्लुक़ आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, वो ताल्लुक़ आपको ये एहसास दिलाता है कि हमारे अच्छे बुरे वक्त में कोई साथ हमारे खड़ा हुआ है, हम अकेले तन्हा नहीं हैं इस दुनिया में। तो इसलिए कल्चर की अहमियत, उसकी ओनरशिप बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एक्सपोजर, जाहिर सी बात है, इंटरनेट का दौर है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन देखते हैं, डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल जो हमारी साइट्स हैं उनके बारे में देखते हैं, कल्चरल सिंबल्स के बारे में देखते हैं, तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे आपने सिंध में अजरक की बात की, तो अजरक एक इतनी खूबसूरत कल्चरल आइडेंटिटी है जिसकी कोई तकरीबन 5,000 साल की हिस्ट्री है। 5,000 साल की, कि जो आपके पास ये मोहनजोदाड़ो में किंग प्रीस का स्टैचू निकला, तो जो उसकी एक ड्रेप सी हुई हुई शॉल अगर आप उसको कह लें, तो उसके ऊपर भी जो पैटर्न बना हुआ है वो सिमिलर है जो अजरक का पैटर्न है। तो हर चीज़ की, हर एलिमेंट की एक हिस्ट्री है। अब पंजाब की तरफ चले जाएं तो पंजाब में जो कल्चर है वो, क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत गहरा ताल्लुक है पंजाब से, तो जो फेस्टिवल्स हैं, जो सॉन्ग्स हैं, वो जो म्यूजिक है, वो जैसे म्यूजिक भंगड़ा हमारे है, खेल स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर, कबड्डी है और इस तरह के एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द जो हैं वो डेवलप हुए हैं। जैसे भंगड़ा है, बड़ा पॉपुलर डांस है, वो जो है जब फसलों की कटाई होती थी तो उस टाइम पे ये डांस परफॉर्म किया जाता था ताकि ज़रा पम्प्ड अप रहे हमारे फार्मर्स। अच्छा, आप ये देखें कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिस ईशा से मिली है कि फसलों की कटाई से उसका ताल्लुक एसोसिएटेड है। तो पंजाब में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। देन आप पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे पख्तून वाली उनका एक ट्रेडिशनल कोड ऑफ लाइफ है। वहाँ पे आपको क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एम्पायर्स गुजरे वहाँ पे, तो जैसे उनका डांस है अतन, उसको वॉर डांस कहा जाता है क्योंकि वो वॉर से रिलेट करते हैं वो अपनी उस चीज़ को। अब आपको उनके कल्चर के जो रूल्स हैं, ब्रेवरी, जनरॉसिटी हो गया, जो है ये सब चीज़ें आपको नज़र आती हैं उनके कल्चर में, उनके हॉस्पिटैलिटी में, उनके खानों में। तो हर जगह का कल्चर एक ख़ास अहमियत रखता है। आप बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ का खाना बहुत खूबसूरत है, वो बताता है उनकी उस एरिया की
ईरानियन और इंडियन और ये सारा जो इन्फ्लुएंस है उस एरिया पे वो बॉर्डर से मिलते हुए हैं, border तो से- इसलिए तो वो क्रॉस खाने में कल्चरल भी नजर रिलेशनशिप, आता है क्या आपको। बात है। अरब, ईरानियन, इंडियन कल्चर की जो झलक है वो आपको उनके खाने में नजर आती है। तो इन सब चीज़ों से जब हम लिंक करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है टू बी एबल टू बी प्राउड ऑफ योर नेशन। और जब आपकी नेशन, आपके पाकिस्तान की इतनी रिच हिस्ट्री हो, इतना रिच कल्चर हो, तो यू हैव सो मच टू बी प्राउड अबाउट। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो फॉरेनर्स आते हैं, विजिट करते हैं, और टूरिज़्म के हवाले से जब हम जाते हैं तो हर सूबे में उनकी मेहमान नवाजी अलग तरीके से की जाती है। कोई बाहर से भी आता है, अगर कोई सिंध में आ रहा है तो कोई सिंध की ख़ास जो शहरी इलाकों की जो चीज़ें होंगी वो खिलाई पिलाई जाएंगी। अगर गांव देहात जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पता है, अभी 4 दिन पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, जो दूध से बनती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं देही इलाकों की, वो कितनी खूबसूरत हैं। तो जो टूरिस्ट हैं और जो फॉरेनर्स हैं वो बड़ा एक्सेप्ट करते हैं हमारे इस रिचनेस को, हमारे इस कल्चर को। अच्छा, पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कल्चरल टूरिज्म का कि अगर सिर्फ पाकिस्तान में कोई आए नॉर्थ से साउथ तक, अब आपके पास समझे 70 to 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो जितनी लैंग्वेजेस हैं उतने ही कल्चर है, तो कितना एक्सपीरियंस है लोगों के लिए। तो ये सही बात है कि जब रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर देखने को मिलता है, और अर्बन एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से लोग आके, जैसे कराची जैसा शहर है, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो आपको एक शहर में मुख्तलिफ कल्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। आई थिंक बहुत मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो है हॉस्पिटैलिटी और क्या बात है? जनरॉसिटी। आप क्या बात नॉर्थ है? से साउथ कहीं भी चले जाएं, ठीक है, कहीं पे भी चले जाएं, लोग खुले दिल से आपकी मेहमान नवाजी करेंगे आपको, उनके पास जितना भी हो। मैं आपको एक बड़े मज़े की और बड़ी खूबसूरत सी एग्जांपल देती हूँ। जब फ्लड का मामला हुआ था तो हम ठट्टा के इलाके में हमारा जाना हुआ कुछ सोशल वर्क के सिलसिले में, तो वहाँ पे लोगों के पास कुछ नहीं था रोहेला, मतलब सब उनका पानी में बह गया था, तबाह बर्बाद हो गया था। तो हम वहाँ पे एक ड्राइव के लिए और एक छोटा सा क्लिनिक सेटअप करने के लिए वहाँ गए, और उनके पास खुद कुछ खाने को नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया जो हमें पता भी नहीं था। और जब उन्होंने वो रखा तो हम इतने इमोशनल हो गए, और समझ भी नहीं आ रही थी कि अब हम इसको किस तरह से अप्रिशिएट करें, एक्सेप्ट करें कि जिनके पास खुद कुछ नहीं है। लोग कहते हैं पाकिस्तान में क्या है, सी पाकिस्तान में ये है, ये है जो आपको दुनिया में नहीं मिलता। और ईशा, हम ये देखते हैं जब रमज़ान आते हैं, और कराची का ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा कि वहाँ से ये रवायत स्टार्ट हुई है कि लोगों को सहरी और इफ्तारी सड़कों पे खिलाना करना, फिर पूरे पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया, और फिर पंजाब में भी हमने देखा, लाहौर में भी, फिर इस्लामाबाद में हम कम देखते हैं, लेकिन लाहौर कराची में ये ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइए खेलों की इम्पोर्टेंस क्या देखती हैं आप? बसंत हमारी बड़ी अच्छी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि उससे कुछ जानी नुकसान होना शुरू हो गया, तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि वो जो डोर है उससे गले कट रहे थे, वो मुनासिब नहीं था। तो बसंत के बारे में आप क्या कहेंगे? बसंत ऑल्सो अनदर फेस्टिवल जो स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए, स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए होता है, और ये इसलिए फरवरी में इसको प्लान किया जाता है। पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है बहुत सारे, बिकॉज हमारी बहुत सारी शेयर्ड हिस्ट्री है, तो उसका कुछ ओरिजिन आपको हिंदुइज्म में भी मिलता है, लेकिन उसका आपको सूफी ऑर्डर में भी एक ओरिजिन मिलता है, लिंक्स मिलते हैं कि कैसे अमीर खुसरो ने उसको सेलिब्रेट किया, उस रंग को अपनाया। उन्होंने देखा बहुत सारी ख़वातीन फूल लेके जा रही थी बसंत सेलिब्रेट करने के लिए एक टेंपल में, तो उन्होंने देखा कि किस तरह वो ख्वाजा को वो उस खुशी में जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो वो एक ओरिजिन उसका है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, उसको एक खुशी का त्यौहार है जिसके स्पेसिफिक खाने हैं, रंगों का एक लिंक है उसके कलर्स साथ, की बड़ी अहमियत है। बहुत अहमियत है। हाँ, लेकिन इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट हमें रिस्पॉन्सिबली ही करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसकी सेलिब्रेशन में जब हम ये डोर वाला मामला हुआ, बहुत सारे लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा, तो उसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन खूबसूरती इसी में है जब उस फेस्टिवल को सब मना सकें। और बहुत प्यारी बात हम ये कर सकते हैं, आवाम को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, अगर इसको बसंत मनानी है तो फिर किसी ग्राउंड में जाइए, खुली जगह पर जाइए। ये जो प्रॉब्लम्स जो हो रहे होते हैं, रेस घरों पे, छतों पे आप खड़े हो जाते हैं, फिर वो डोर क्योंकि कंजस्टेड इलाके होते हैं, वहाँ पर जाता है तो वो फिर गलों पे लगता है, तो अमवातें होना शुरू हो जाती हैं। तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर को
देखते हुए। मद्देनजर रखते हुए और देखें कि आपकी खुशी में सब शामिल हो सके, ये ना हो आपकी खुशी से एक और किसी और के लिए बिल्कुल ऐसा दुख ही का है। बायस बन बिल्कुल जाए है। आपकी खुशी। मुझे याद पड़ता है 4-5 साल पहले पहले तो पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला रहा, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं। मैं हमेशा ये बात अपने लॉ एंड फोर्सेस वालों की लाजमी करूँगा, उन्होंने बड़ी एफर्ट्स करके कराची में पीस तो कायम कर दिया है। तो CVU पे नाका लगता था न्यू ईयर की तरफ, आपको भी याद होगा। हाँ। तो हम न्यूज़ से हमारा ताल्लुक है, हम फुटेज देख रहे थे तो एक शॉट कह लें या बॉक्स आया किसी शहरी का और उसने बोला कि गवर्नमेंट ने हमसे खुशियाँ छीन ली हैं, आज न्यू ईयर की रात है, हम बच्चों को लेके कहाँ जाएं घूमने फिरने के लिए। तो आवाम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फेस्टिवल्स इनकी खुशी का, हमारी खुशी का एक बड़ा अहम किरदार है और ख़ास तौर पे जो लोग मुल्क से बाहर हैं ईशा, वो मिस करते हैं पाकिस्तान में इन्हीं मोमेंट्स को। बिल्कुल। अच्छा, CVU का आपने जिक्र किया, बड़े मज़े की आपने बात की रोहित। अच्छा, CVU एक ऐसी जगह है, लोगों के बड़े मुख्तलिफ उसके बारे में नज़रियात हैं कि कुछ ट्रैफिक के मामलात हो जाते हैं, रश हो जाता है, बहुत ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है दैट CVU एक स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है जो कराची के लोगों को मिलता है और जहाँ पे डिफरेंट इलाकों से लोग आते हैं। कराची में तो आपको पता है कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा, और वो अपना अपना कल्चर वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। आपको वहाँ पे म्यूज़िक मिलेगा, मुख्तलिफ तरह के लोग खाने खाते हुए मिलेंगे, मुख्तलिफ ड्रेसेस में मिलेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों को चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो खुल के खुशी का इजहार कर और सकें। फ्रीडम का ताल्लुक ही कल्चर सेलिब्रेशन से अपने है। घर वालों के साथ जी। जाएं, एक कल्चर को सेलिब्रेट करें, एक खुशी मनाएं, एक एक्सप्रेशन का तरीका उन्हें मिले, बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स भी इसीलिए बहुत ज़रूरी है। पहले आपने जिक्र किया कि आप चाहे कबड्डी देखें, चाहे पोलो देखें, जो भी स्पोर्ट्स हैं, हमारे रीजनल स्पोर्ट्स भी हैं। हॉकी का तो हॉकी situation तो है तो सही है, लेकिन बट हमें एक मौका देता है इकट्ठे होने का, बहुत प्यारी मिलजुल के एक चीज़ को सेलिब्रेट करने का, चाहे सेलिब्रेट करें, कभी दुख आपने मनाएं। इतनी प्यारी बात की, इतनी सुबह सवेरे इतनी पॉजिटिव एक चीज़ आपने रखी कि कल्चर आपको और स्पोर्ट्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है एक लोगों को मुश्तरका करने में। अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सब भूल जाते हैं कौन कौन सियासी नज़रिया किसका क्या है, कौन किसका ताल्लुक किस शहर से, कौन सी ज़बान बोलता है। सिर्फ पाकिस्तान की बात कि पाकिस्तान मैच जीत जाए, हम पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर दें, तो ये बहुत खूबसूरत बात और आपने जितनी बोली। दफ़ा भी हम डिसअपॉइंट क्यों ना हो, अगली दफ़ा फिर हम उम्मीद लेके जो है हाँ, मैच उम्मीद- देखते हैं, एंड दैट इज़ द साइन Yeah. कि हम यूनिफाई हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें जो है मौका देती हैं इकट्ठे हो के एक चीज़ को सेलिब्रेट करने का। अभी ओलंपिक्स में आपने देखा, जी, हमारे बिल्कुल सामने देखा। एग्जाम्पल है कि एक ऐसा स्पोर्ट जिसका ज़्यादा बहुत लोग का नज़रअंदाज, हाँ, बहुत नज़रअंदाज। लेकिन जब मौका आया, हाँ। हमें हमारे हीरो ने मौका हाँ। दिया तो सबने बात की, सबने बात और की, खुशी सब से बात यूनाइट की। हो गए। हाँ। और भी जो इस तरह के डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, उनको उनकी अहमियत को भी उजागर किया इसने। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा प्लेटफॉर्म ईशा, है। मेरा एक बड़ा अहम सवाल है। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, हम लोग बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इस रिवायत को बरकरार रखना, मैं समझता हूँ ज़बानों पे ख़ास तौर पे इस वक्त एक ज़बानों की हम फाइट देख रहे हैं हमारे मुल्क की। अगर हम बात करें, हम कहीं ना कहीं इसमें लैक करते हैं कि इसको लेके, अभी आपसे पहले हम एक सेगमेंट कर रहे थे, हांगकांग में हमारा एक और स्पोर्ट्स का छोटा सा बच्चा जो है वो टाइटल लेकर आया है, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया कि वहाँ पर अंग्रेज़ी कोई नहीं बोल रहा था, जिसको आ भी रही थी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो ज़बानें, अगर हम अपनी कौमी ज़बान की बात करें, अपने सूबे की ज़बान की बात करें, इसको स्टेबल रखना करिकुलम में, एजुकेशन में, और जो अभी जनरेशन जी है, ये एक बहुत मुख्तलिफ जनरेशन उभर के सामने आ रही है, इनको कैसे कनेक्ट करना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने हाईलाइट किया रोहित। अच्छा, इसमें एक बात है, मैंने रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी कि जब बहुत सारी मुख्तलिफ ज़बानों के और कल्चर के लोग इकट्ठे रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ हैं, तो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी से अगर आप डिनाइल में चले जाएं कि नहीं कोई ज़बान नहीं है किसी की, बस सब जो है ना उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, तो इससे लोगों में जो है ना एक नेगेटिविटी पैदा होती है, उनकी ठीक। मोटिवेशन और काम कम होता है। तो अगर आप लोगों की जो उनकी इंडिविजुअल कल्चर है, सूबाई ज़ुबानें हैं, उनको अप्रिशिएट करें। बहुत प्यारी बात। अच्छा मिस, हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ गामज़न है, तो मुझे ये बताइए कि क्या मैसेज है टू द ऑडियंस, यूथ या लोगों को इस प्लेटफॉर्म से कि कल्चर की अहमियत को कैसे बेहतर कर सकते हैं? मैसेज ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कल्चर को और अपनी हिस्ट्री को ओन करें, उसके बारे में जानें। जो जानते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपकमिंग जनरेशन को वो तालीम दें, वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दें, और जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन,
उनको पढ़ना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, पता ठीक। कराना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है और कल्चर क्या है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन, अपने कल्चर को ओन करें, अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, ज़्यादा नहीं पढ़ें, मुझे पता है आजकल लोग पढ़ने से भागते हैं, लेकिन देखें कि आपका कल्चर क्या है, आपकी शनाख्त क्या है, क्योंकि यही है जो दुनिया भर में आपको इज्जत दिलाता है। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मुल्क का, अपने लोगों का, अपने सराउंडिंग का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।